इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के जो कारणों की चर्चा थी उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो औद्योगिक क्रांति के जो कारण, कुछ कारणों का हमने विश्लेषण पिछले वीडियो में कर लिया। अगला जो अन्य कारण औद्योगिक क्रांति का है वो है बैंकिंग व्यवस्था। 1694 में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। नेशनल डेब्ट जैसी वित्तीय संस्थाएं स्थापित हुई। हालांकि इन जो वित्तीय संस्थाएं थी नेशनल डेब्ट जैसी, इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था इंग्लैंड की सरकार को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। इसके लिए ये वित्तीय संस्थाएं और बैंक वगैरह स्थापित हुए थे। इनका मेन उद्देश्य तो ये था। लेकिन युद्ध हमेशा तो होता नहीं रहता, तो शांति काल में ये जो संस्थाएं और बैंक जो थे ये व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए ऋण इन बैंकों के द्वारा दिया जाता था। अगला महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1689 के बाद में इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बन चुकी थी। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। इससे औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। आर्थिक, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक स्थिरता के लिए, आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक है, और ये राजनीतिक स्थिरता की स्थिति ब्रिटेन में 1689 के बाद में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी, जिसने उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रिटेन वासियों का जो स्वभाव था वो स्वभाव से भी नए नए आविष्कार करना, महत्वाकांक्षी थे, धनी थे और कार्यकुशल थे, तो अपनी ऊर्जा को उन्होंने नए नए आविष्कारों में लगाया। अब औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए हम उसको मुख्य रूप से दो चरणों में हम इसको बांट सकते हैं। प्रारंभिक चरण 1770 से 1830 और विकसित चरण औद्योगिक क्रांति का जब वो और एक उन्नत अवस्था में पहुंच गई तो 1830 से 1870। अब सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक चरण की बात करेंगे, जो लगभग 1770 से 1830 तक माना जाता है। और इस प्रारंभिक चरण के अंतर्गत हम वस्त्र उद्योग, खनिज और खनन उद्योग और यातायात के साधन, इनके ऊपर विचार करते हुए इस प्रारंभिक चरण में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या परिवर्तन आए औद्योगिक क्रांति के इस प्रथम चरण के अंतर्गत, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ढाका की मलमल और कश्मीर के शॉल इंग्लैंड में बड़े आकर्षण का केंद्र बने। सूती वस्त्र पहनना इंग्लैंड में एक फैशन बन गया था, परंतु इंग्लैंड में केवल एक उद्योग प्रचलित था और वो था ऊनी वस्त्र उद्योग। इस प्रकार इंग्लैंड में सूती वस्त्रों की बड़े पैमाने पर मांग बढ़ी, लेकिन वस्त्र उद्योग परंपरागत पद्धति पर ही कार्य कर रहा था, अर्थात सूत कातने और कपड़ा बुनने का कार्य हाथ से किया जाता था। यदि इंग्लैंड सूती वस्त्रों की मांग को पूरी कर देता तो कुछ ही समय में वो धनी राष्ट्र बन सकता था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त डिमांड इंग्लैंड के मार्केट में थी सूती वस्त्रों की। तो अगर उनकी पूर्ति कर देता तो इंग्लैंड बड़े पैमाने पे पैसे वाला राष्ट्र बन सकता था। सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने की इच्छा शक्ति जो पैदा हुई, इसी उत्पादन को बढ़ाने की इच्छा शक्ति ने ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। यानी सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने की तरफ जब लोगों ने अपना ध्यान लगाना शुरू किया तो यही वो मूल कारण था जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अच्छा, इससे ऊनी वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे उनके लिए चिंता हुई उनको, क्योंकि सूती वस्त्र को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया कि सूती वस्त्रों में ऊनी धागा मिलाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि उनके हित भी सुरक्षित रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत काफ़ी बड़े पैमाने पर नए नए आविष्कार हुए। जैसे 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल के नाम से एक आविष्कार किया और इससे कपड़ा बुनने का काम दुगना हो गया। 1767 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार किया और इससे कताई का काम 8 गुना बढ़ गया। और ये जो इसका यंत्र था स्पिनिंग जेनी, इसमें ये जो जेनी नाम है ये जेम्स हारग्रीव्स की पत्नी का नाम था। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम, या इसको वाटर फ्रेम भी कहते हैं, इसका आविष्कार किया। बेसिकली ये रिचर्ड आर्कराइट घोड़ों का व्यापारी था। इसने ये जो यंत्र बनाया था, इस यंत्र से मजबूत धागा तैयार किया जाने लगा। प्रारंभ में यह यंत्र
हॉर्स पावर से चलता था, बाद में इसे वाटर पावर से जल शक्ति से भी ये जोड़ दिया गया। इस यंत्र की मांग बढ़ी और बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे। रिचर्ड आर्कराइट को फैक्ट्री प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। 1790 में रिचर्ड आर्कराइट ने मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए, जहां लगभग 600 श्रमिक कार्य करते थे। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो है स्पिनिंग म्यूल का। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में स्पिनिंग म्यूल नामक यंत्र का आविष्कार किया। इस यंत्र ने स्पिनिंग जेनी और स्पिनिंग फ्रेम जो यंत्र जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उनमें जो कमियां थीं उनको इसने स्पिनिंग म्यूल नामक यंत्र ने दूर कर दिया। इससे मजबूत और महीन धागा अब तैयार होने लग गया। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार जो सूती वस्त्र के अंतर्गत था वो था एडमंड कार्टराइट के द्वारा 1785 में पावर लूम का आविष्कार किया गया। ये भी पहले हॉर्स पावर से चलता था, बाद में आगे चलकर इसको स्टीम पावर से जोड़ दिया गया। 1793 में एल विटने, एक अमेरिकन था ये, और इसने कॉटन जीन नामक यंत्र का आविष्कार किया। इससे अब कपास को बीज से निकालने का काम तेजी से होने लगा। अब इतने सारे यंत्र जब सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत इतने सारे यंत्रों का जब आविष्कार हो गया तो बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र में उत्पादन बढ़ा, नए नए उद्योग स्थापित हुए और इससे औद्योगिक क्रांति को निश्चित रूप से बल मिला। औद्योगिक क्रांति के वस्त्र उद्योग के साथ साथ रंगाई, छपाई, ब्लीचिंग आदि के उद्योग भी विकसित हुए। अगला जो क्षेत्र है प्रथम चरण के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग के बाद में वो आता है खनिज और खनन का। प्राचीन काल से ही धातु को गलाने के लिए लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन लकड़ी का प्रयोग कठिन था, इसमें समय भी ज़्यादा लगता था और इसके साथ साथ मिट्टी का कटाव भी, जब वृक्ष काटे जाते थे, लकड़ी काटी जाती थी तो इससे वृक्ष खत्म होने लगे और इससे मिट्टी के कटाव का भी खतरा बढ़ गया और जंगल धीरे धीरे खत्म होने लग गए। तो अब डेस्परेटली ये एक विकल्प के रूप में ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि लकड़ी के स्थान पर कोई अन्य विकल्प होना आवश्यक है और इस विकल्प के रूप में कोयले को अपनाया गया। ये लकड़ी के बनिस्पत सस्ता भी था और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी था। 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। यहाँ देखिए जनरली जेम्स वोट को इसका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो स्टीम इंजन था वो 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने बनाया था। फिर आगे चल के 1769 में 1769 में जेम्स वोट ने थॉमस न्यूकॉमन के स्टीम इंजन की खामियों को दूर कर दिया। इसीलिए जेम्स वोट को उसका संस्थापक या उसका आविष्कारक माना जाता है स्टीम इंजन का। लेकिन बेसिकली जो प्रारंभिक इसकी डिज़ाइन थी या स्टीम इंजन जो था प्रारंभिक, वो थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में बनाया था और बाद में 1769 में जेम्स वोट ने इस स्टीम इंजन की खामियों को दूर कर दिया। जेम्स वोट स्कॉटलैंड का इंजीनियर था। अब मॉड्सले नामक एक अन्य जो इंजीनियर था उसने स्लाइडिंग रेस्ट नामक एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसको सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो लेथ मशीन। स्टीम इंजन का आविष्कार जो है वो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सूती वस्त्र उद्योग, खनिज और खनन, इसके पश्चात प्रथम चरण के अंतर्गत जो अगला क्षेत्र है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है यातायात के साधन। और यातायात के साधन में सबसे पहले है सड़क यातायात। और सड़क यातायात के अंतर्गत जो 3 व्यक्ति हैं सड़क यातायात को बढ़ावा देने के लिए, सड़क यातायात में नए नए आविष्कार करने के लिए, उनके नाम हैं जॉन मैटकॉफ, थॉमस टेलफोर्ड, जॉन मकादम। और सड़क बनाने की जो प्रणाली इस समय विकसित हुई थी उसको मकादम प्रणाली भी कहा जाता है। अब सड़क बनाने के लिए, पक्की सड़क बनाने के लिए तारकोल का प्रयोग, आजकल भी जो डामर जिसको बोलते हैं हम, तारकोल का प्रयोग अब सड़कें बनाने में होने लग गया। और 1830 तक आते आते 20,000 मील सड़कें इंग्लैंड में बना दी गई थी और सभी प्रमुख नगरों को सड़कों से जोड़ दिया गया था। यातायात के साधनों के अंतर्गत अगला जो यातायात का साधन है वो है रेल यातायात। 1804 में जॉर्ज स्टीवनसन ने लोकोमोटिव का आविष्कार किया, यानी कि रेल का इंजन जो भाप से चलता था, वाष्प से संचालित इंजन का आविष्कार 1804 में जॉर्ज स्टीवनसन ने किया। इसको फादर ऑफ रेलवे भी
कहा जाता है। रेल इंजन का जो आविष्कार किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि कोयले को खानों से जल्द फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए इसका आविष्कार किया गया था, और खानों से लेकर फैक्ट्री तक रेल की पटरियां बिछा दी गई थी। हालांकि इसकी स्पीड कम थी उस समय, जो था लगभग 3 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये रेल का इंजन चलता था। 1830 में आकर इंग्लैंड में पहली पैसेंजर लाइन बिछाई गई मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में, और अब यहाँ तक आते आते रेलगाड़ी की स्पीड भी जो 3 मील प्रति घंटा हुआ करती थी, अब वो 30 मील प्रति घंटे की स्पीड तक बढ़ गई थी। यातायात के साधनों में अगला जो यातायात है वो है समुद्री यातायात। 1807 में एक अमेरिकन था रॉबर्ट फुल्टन, उसने स्टीम बोट का आविष्कार किया, और क्लैरमोंट नामक इस स्टीम बोट से, जो स्टीम बोट उसने बनाया था उसका नामकरण था क्लैरमोंट, और इस स्टीम बोट से उसने न्यूयॉर्क से एल्बनी की 150 मील की दूरी उसने 32 घंटे में तय की। अब स्टीम इंजन को बड़े जहाज़ों में लगाया जाने लगा, और जो एक बड़ा जहाज़ था ग्रेट वेस्टर्न, जो पहला जहाज़ जिनमें ये लगाया गया, ग्रेट वेस्टर्न के नाम से जाना जाता है, और इसने न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेके इंग्लैंड में ब्रिस्टल तक की यात्रा 15 दिन में इसने पूरी की थी। अब आगे इसकी जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे।